नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, जन्म, पुण्यतिथि, उपलब्धियां, योगदान और अधिक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी हैं जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। नेताजी की जयंती पर आइए उनके बारे में और पढ़ें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम उनकी 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने के कारण ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। उन्हें उनके उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया, और उनकी समाजवादी नीतियों के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह ही कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाओं को पढ़ने के बाद वे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद उन्हें उनके माता-पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल-पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और जल्दी से भारत वापस आ गए। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। उसके बाद वे एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस स्वयंसेवकों के कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज अखबार शुरू किया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार के साथ सामंजस्य नहीं रखता था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभ उठाने पर अड़ा हुआ था। बोस की पुष्टि 1939 में हुई, जब उन्होंने पुनः चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को हराया। फिर भी गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य महसूस किया। सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। वे कांग्रेस में अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को एक साथ लाना था ताकि वे समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ फैला सकें। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए या आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना आज़ाद हिंद फौज का गठन और उसकी गतिविधियां थीं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या ईना के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को डोट हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए भारतीय युद्धबंदियों में से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज को संगठित करने में जनरल मोहन सिंह की अहम भूमिका थी, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके थे। इस बीच 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए जर्मनी चले गए। 1943 में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करने के लिए सिंगापुर आए ताकि इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस, जिन्हें अब नेताजी के नाम से जाना जाता है, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार आज़ाद हिंद के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया। 1944 की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज ईना की 3 इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमले में भाग लिया ताकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सके। आज़ाद हिंद फौज के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक शाहनवाज खान के अनुसार भारत में प्रवेश करने वाले सैनिकों ने खुद को जमीन पर लिटा दिया और अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को भावुकता से चूमा। हालांकि आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास विफल रहा। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जापानी सरकार को भारत का मित्र नहीं मानता था। इसकी सहानुभूति उन देशों के लोगों के साथ थी जो जापान के आक्रमण का शिकार हुए थे। हालांकि नेताजी का मानना था कि जापान द्वारा समर्थित आज़ाद हिंद फौज और भारत के अंदर विद्रोह की मदद से भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जा सकता है। दिल्ली चलो के नारे और जय हिंद के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज देश के अंदर और बाहर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों को एकजुट किया। भारत की आज़ादी के लिए की गई गतिविधियों में भारतीय महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट बनाई गई, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई। नेताजी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से एक थे, जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फांसीवादी जर्मनी और इटली की हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब युद्ध समाप्ति के करीब था और इटली और जर्मनी पहले ही पराजित हो चुके थे, तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए।
कुछ ही क्षणों में ये शहर जलकर राख हो गए और 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि परमाणु बमों के इस्तेमाल से युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसने दुनिया में नए तनाव पैदा किए और अधिक से अधिक घातक हथियार बनाने की नई होड़ शुरू कर दी, जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकते थे।